नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीबीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, IS2062 हॉट रोल्ड मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि यह IS2062 का पहला सेशन है। साथ ही दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, वेल्डिंग डिफेक्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस प्रायर टू पेंटिंग, पेंट एप्लीकेशन एंड पेंटिंग डिफेक्ट, IS 800 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील, IS 7215 टॉलरेंस फॉर फैब्रिकेशन एंड IS 12843 टॉलरेंस फॉर इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। दोस्तों, आपको बता दें, जो भी टॉपिक हमने बताया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सब टॉपिक पर वीडियो बना करके, जैसा कि मेंशन किया हुआ है डिफरेंट पार्ट में, हम आप लोग के बीच में अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं IS2062 के स्कोप के बारे में। दोस्तों, क्या है स्कोप, क्या है? तो दिस स्टैंडर्ड कवर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील इंक्लूडिंग माइक्रो एलॉयड स्टील प्लेट, स्ट्रिप, शेप एंड सेक्शंस, एंगल, टी बीम, चैनल ETC, फ्लैट बोर ETC फॉर यूज इन स्ट्रक्चरल वर्क। दोस्तों, क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पेसिफिकेशन है IS2062, वो कवर करता है स्टील इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील, माइक्रो एलॉयड स्टील प्लेट, स्ट्रिप, शेप एंड सेक्शन, जैसा कि आपने एंगल, टी बीम, चैनल ETC, फ्लैट बार ETC फॉर यूज इन स्ट्रक्चरल, जो भी स्ट्रक्चरल वर्क में यूज होता है उसको एक कवर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, द स्टील आर सुटेबल फॉर वेल्डेड, बोल्टेड एंड रिवेटेड स्ट्रक्चर एंड फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस। साथ ही स्टील जो सुटेबल होता है, सुटेबल स्टील जिसको वेल्डेड, बोल्टेड और रिवेटेड स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, उसको भी ये कवर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेयर वेल्डिंग इज एम्प्लॉयड फॉर फैब्रिकेशन एंड granted weldability is required, welding procedure should be specified in IS 9595 metal arc welding of carbon and carbon manganese steel रिकमेंडेशन। दोस्तों, अगर वेल्डिंग की बात करते हैं हम, तो जो प्रेफरेंस है, ऐसे तो हम से ASME सेक्शन या फिर यूरोपियन सेक्शन को हम वेल्डिंग को रिलेटेड या फिर AWS को फॉलो करते हैं, बट साथ ही ये जो IS2062 है, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड है अपना, तो ये वेल्डेबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर है, वो IS 9595 के अकॉर्डिंग उसको भी स्पेसिफाइड, उसको भी डील करता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर रेफरेंस की बात करें, तो द स्टैंडर्ड लिस्टेड बिलो कंटेन प्रोविजन विच थ्रो रेफरेंस इन द दिस टेक्स्ट कंस्यूट प्रोविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन the edition indicate where valid, all standards are subjected to revision and parties to agreement based on this standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of standard indicated below। दोस्तों, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो आगे ये जो टेबल में दिया हुआ है, देखिए, ये IS नंबर और टाइटल दिया हुआ है। दोस्तों, इस जो IS2062 है, वो जो भी लिस्टेड है, नीचे जो लिस्टेड रेफरेंस है, वो उसके करस्पॉन्डिंग उसको रेफ़र करता है। IS2062 जो लिस्टेड स्पेसिफिकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड को, उसको रेफ़र करता है। दोस्तों, विदाउट ये जो दिया हुआ है लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, इसको बिना बताए हुए भी हम डायरेक्टली हम जा सकते थे कंटेंट पर, मेन कंटेंट पर, लेकिन इसको बताने का मेरा इसके पीछे एक ही मकसद है, ताकि हमें क्या होता है, कभी कभी प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि कुछ भी आइटम आ गया, मटेरियल आ गया, या फिर मेथड ऑफ रोलिंग कटिंग टॉलरेंस की बात करते हैं, या फिर मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या फिर मेथड ऑफ बेंड टेस्ट की बात करते हैं, तो ये सब सामने अगर मेरे आ जाता है, तो अब किसी के सामने भी आ जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो हम ढूंढने लगते हैं कि भाई किस स्टैंडर्ड को रेफ़र करें। ये तो पता नहीं चल रहा है हमें कौन सा स्टैंडर्ड
को रेफ़र करें तो बेंड टेस्ट के लिए कौन सा, चारपी के लिए कौन सा, रोलिंग कटिंग के लिए कौन सा स्टैंडर्ड, या फिर हॉट रोल्ड प्रोडक्ट है उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड हम रेफ़र करें। तो दोस्तों ये जो IS 2062 में लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये उस ऑल रेफरेंसेस का जो स्टैंडर्ड है उसके रेफरेंस में IS 2062 को डिज़ाइन किया गया है। और IS 2062 का जो मटेरियल का जो मटेरियल है, IS 2062 जो मटेरियल को डील करता है, उस मटेरियल को जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि वेरियस टाइप वेरियस स्ट्रक्चर में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम एक नज़र डाल लेते हैं कि अगर हम IS स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो हमें कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए रेफ़र करना है। जैसा कि दोस्तों आप देखिए स्क्रीन पर IS नंबर और टाइटल दिया हुआ है। अगर बात करते हैं IS 228 का, इन वेरियस मेथड फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ स्टील, 228 केमिकल एनालिसिस ऑफ स्टील को एक्सप्लेन करता है। देन 808 के बात करते हैं, फर्स्ट एडिशन जो इसका था, थर्ड 1989, डायमेंशन ऑफ हॉट रोल्ड स्टील बीम, कॉलम, चैनल एंड एंगल सेक्शन को डील करता है। IS 1173 हॉट रोल्ड स्लीट स्टील टी बार, IS 1252 डायमेंशन ऑफ हॉट रोल्ड स्टील बल्ब एंगल, IS 1599 मेथड ऑफ बेंड टेस्ट, IS 1608 2005 metallic material tensile testing and ambient temperature, थर्ड रिवीजन। IS 1730 1989 डायमेंशन ऑफ स्टील प्लेट सीट स्ट्रिप फ्लैट जनरल इंजीनियरिंग पर्पस, सेकेंड रिवीजन। IS 1732 1989 डायमेंशन फॉर राउंड एंड स्क्वायर स्टील बार फॉर स्ट्रक्चर फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस। IS 1757 मेथड ऑफ शार्पी इम्पैक्ट भी नोच टेस्ट। IS 1852 रोलिंग एंड कटिंग टॉलरेंस फॉर हॉट रोल्ड स्टील प्रोडक्ट। IS 1863 hot rolled steel bulb flat, IS 1956 in various glossary of term of relating iron part and steel, IS 2314 specification for steel sheet peeling section, first revision, IS 3803 part 1 steel conversion of 1989 elongation value part 1 carbon and low alloy steel, second revision, IS 3954 hot rolled steel channel section for general engineering, IS 8910 general technical delivery requirement of steel product, IS 10182 dimension and tolerance for hot rolled track shoe section part 1, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। IS 10842 इवेल्युएशन प्रोसीजर फॉर वाई ग्रूव वेल्ड क्रैक एबिलिटी टेस्ट इन स्ट्रक्चरल स्टील, IS 12778 हॉट रोल्ड पैरेलल फ्लैंज सेक्शन फॉर बीम कॉलम एंड बियरिंग पाइल्स, डायमेंशन एंड सेक्शन प्रॉपर्टी, IS 12779 रोलिंग एंड कटिंग टॉलरेंस फॉर हॉट रोल्ड पैरेलल फ्लैंज बीम एंड कॉलम सेक्शन। दोस्तों ये जो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड है आपको IS 2062 में मिल जाएगा, ये दिया हुआ है, जहाँ से हमें जो भी मटेरियल रिलेटेड हमें मटेरियल का जो भी हम सेक्शन है उसका टॉलरेंस, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, टेस्टिंग जो भी है, यहाँ से हम उस स्टैंडर्ड को IS 2062 को रेफ़र करने के बाद हम देखेंगे कौन सा स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है और उसके बाद में हम उस नेक्स्ट स्टैंडर्ड में को फॉलो करेंगे। दोस्तों IS 20 आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IS 2062 की टर्मिनोलॉजी के बाद में क्या है दोस्तों। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड डिफिनीशन गिवन इन IS 1956 एंड द फॉलोइंग शैल बी अप्लाई IS 2062, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं माइक्रो एलॉइंग एलिमेंट का, तो एलिमेंट सच एज निवोनियम, vanadium and titanium added singly or in combination to obtain higher strength to weight ratio combined with better toughness, permeability and weldability as compared to unalloyed steel of similar strength level। दोस्तों इसमें क्या है कि माइक्रो डिफरेंट एलिमेंट जो दिया हुआ है हम उसको ऐड करते हैं
ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए और वेल्डेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं दोस्तों वेल्डेबिलिटी का, तो मेटालिक सब्सटेंस इन कंसिडरेशन considered to be welded by a given process and for the given purpose when metallic continuity to be state degree can be obtained by welding using a suitable procedure so that the joint comply with the requirement specific in regard to both their local properties and their influence of the construction of which they form a part। वेल्डेबिलिटी तो वेल्डिंग का जो भी आप जैसा कि दिया हुआ है दोस्तों कि वेल्डिंग जो वेल्डेबिलिटी है, वेल्डिंग के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी वेल्डिंग करने के बाद में जो भी हम यूज करते हैं प्रोसेसर, जो भी प्रोसीज वेल्डिंग के लिए प्रोसेस यूज करते हैं, उसको जो वेल्डेबिलिटी होना चाहिए वो मटेरियल में कि अगर आसानी से वो हमें जुड़ जाए, अगर वेल्डिंग करते हैं तो आसानी से वो जुड़ जाए। नेक्स्ट कंट्रोल रोलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हॉट रोलिंग प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ स्टील एंड इट्स रिडक्शन रेशियो आर कंट्रोल पार्टिकुलर ड्यूरिंग द फाइनल रोलिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव फाइन ग्रेन माइक्रो स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमम मैकेनिकल प्रॉपर्टी। दोस्तों इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो कंट्रोल रोलिंग के बारे में गया है। कंट्रोल रोलिंग मतलब रोलिंग के दौरान स्टील को टेम्परेचर को और रिडक्शन रेशियो को कंट्रोल किया जाता है फाइनल वेल्डिंग में, ताकि जो भी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो है, जो मैकेनिकल जो स्ट्रक्चर है मटेरियल का, वो माइक्रो स्ट्रक्चर ऑप्टिमम हो और फाइन हो और जो जिससे चलते उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो वो ऑप्टिमम हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नॉर्मलाइजिंग रोलिंग के बाद में बात करते हैं। जो अपने कंट्रोल रोलिंग क्या होता है आपने देख लिया, अभी देखिए नॉर्मलाइजिंग रोलिंग क्या होता है। तो ये हॉट रोलिंग प्रोसेस इन विच द फाइनल रोलिंग प्रोसेस हैज कैरीड आउट एट सुटेबल टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर followed by cooling in air to a temperature below the transformation temperature in order to produce a structure analogous to that obtained by separate normalizing treatment of hot rolled। this is normalizing, जो normalizing rolling है जिसमें नॉर्मलाइज जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल सूटेबल टेम्परेचर होता है, उस पर हम रोलिंग करते हैं और उसको जो रोलिंग के दौरान जो प्रोडक्ट होता है उसको एयर कूलिंग में छोड़ते हैं, या फिर फर्दर हम भी इससे जो भी होता है उस जो भी मटेरियल मेरा प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट निकलता है, या फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो फर्दर नॉर्मलाइजिंग भी करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सप्लाई ऑफ मटेरियल। द जनरल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील्स कन्फर्म द टू IS 8910। जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों जो सप्लाई का, वो IS 8910 को फॉलो करता है, जनरल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अगर दोस्तों आप बात करते हैं ग्रेड का, तो देयर शैल बी 9 ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील गिवन इन टेबल 1 and 2। आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम दो टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, और टेबल 1 और 2 के बारे में, जिसमें ग्रेड E to 220 to 410 तक दिया हुआ है। देयर विल बी 4 सब कैटेगरी, जिसमें और 4 सब कैटेगरी है दोस्तों, A, BR, B0 और C। एंड फॉर ग्रेड E50, E450 to E60 देयर शैल बी 2 कैटेगरी A and BR। सब क्वालिटी A, BR, B0 and C इंडिकेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट एंड मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन इंडिकेटेड बेलो। दोस्तों जैसा कि टेबल 1 और 2 में क्या हुआ है, दिया हुआ है कि अगर E250 से E410 मटेरियल के बात करते हैं तो ये ऑल चारों मटेरियल में, ये चारों जो कैटेगरी का मटेरियल, इसको सब क्वालिटी ए सब क्वालिटी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें A, BR, B0, C। नेक्स्ट ग्रेड अगर E450 और 2E650 का बात करेंगे तो उसमें 2 सब क्वालिटी है, ठीक है, A एंड BR। तो दोस्तों देखते हैं A क्या होता है, BR क्या होता है, B0 क्या होता है, C क्या होता है। तो जो मटेरियल सपोज E250A है, ग्रेड मटेरियल है, तो A मीन्स इम्पैक्ट टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, सेमी किल्ड और किल्ड। दोस्तों मटेरियल जो भी A ग्रेड का मटेरियल है E2, तो उसमें क्या है हमें कि इम्पैक्ट टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, आइदर वो मटेरियल किल्ड हो या सेमी किल्ड हो। नेक्स्ट दोस्तों अगर BR की बात करते हैं, जो नेक्स्ट सब क्वालिटी है, तो उसमें इम्पैक्ट टेस्ट ऑप्शनल है, इफ़ रिक्वायरमेंट एट रूम टेम्परेचर, आइदर सेमी किल्ड और किल्ड। दोस्तों BR ग्रेड में जो इम्पैक्ट टेस्ट है वो ऑप्शनल है, वो कर भी सकते हैं, नहीं कर भी सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको रूम टेम्परेचर पर करेंगे। नेक्स्ट ग्रेड अगर B0 की बात करते हैं दोस्तों, तो इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी एट 0 डिग्री C
सेमी किल्ड और किल्ड। अगर B0 ग्रेड की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें अगर B0 ग्रेड है तो उसमें इम्पैक्ट टेस्ट करना ही हमको है। जो टेम्परेचर होगा इम्पैक्ट टेस्ट का उसको हम 0 डिग्री पे टेस्ट करेंगे, मटेरियल किल्ड हो या सेमी किल्ड हो, दोनों में से कोई मटेरियल हो। अगर नेक्स्ट दोस्तों अगर C ग्रेड की बात करते हैं, सब क्वालिटी C की बात करते हैं, तो इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है। क्या कितना पे? -20 डिग्री सेल्सियस पे। इम्पैक्ट टेस्ट C में मैंडेटरी है, सब क्वालिटी C में मैंडेटरी है दोस्तों, और उसका टेम्परेचर होना चाहिए वो -20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। Killed while placing the order, the steel should be designated by the grade destination and quality. See table 1 and table 2। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो भी अगर हम प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस का बात करते हैं, आपने जो सब क्वालिटी ग्रेड के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर क्वालिटी हम बात करते हैं कि जो भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं दोस्तों जो भी मैन्युफैक्चरर के पास, तो हमें पार्टिकुलर ग्रेड और डेस्टिनेशन को हम मेंशन करते हैं कि हमें इस क्वालिटी का, इस सब क्वालिटी का हमें मटेरियल चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग का, तो स्टील में बी सप्लाइड इन सेमी किल्ड किल्ड कंडीशन वेयर किल्ड स्टील शैल बी सप्लाई बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड मैन्युफैक्चरर सप्लायर। द स्टील में बी इन गोट कास्ट और कंटिन्यूसली कास्ट। दोस्तों अगर बात करते हैं जैसा कि हमने बात किया सप्लाई कंडीशन का, तो जो सप्लायर जिसे चाहिए, अगर परचेजर और सप्लायर के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि उसे किल्ड चाहिए या सेमी किल्ड मटेरियल चाहिए, बेस्ड ऑन उस पर जो सप्लायर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, उस सप्लायर को मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो होता है बेस्ड ऑन क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बेस्ड पे वो मटेरियल सप्लाई करता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं द प्रोसेस यूज इन स्टील मेकिंग कास्टिंग एंड फर्दर हॉट रोलिंग इनटू स्टील प्लेट स्ट्रिप सेक्शन फ्लैट बार etc are left to be discretion of the manufacturer supplier. If required, secondary refining in the form of ladle refining, vacuum degreasing may follow steel making. The product may be rolled and supplied as in rolled normalizing, normalizing rolling, controlled rolling, accelerated cooling condition as per agreement between purchaser and manufacturer। दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया कि जो हमारा जो भी मटेरियल का हमें कंडीशन है, हमें कैसा चाहिए, वो परचेजर और मैन्युफैक्चरर ये सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट होता है। बेस्ड ऑन उसके बेस पे ही मैन्युफैक्चरर मटेरियल को बनाता है और सप्लाई करता है परचेजर के पास, जो परचेजर है उसको देता है। नेक्स्ट दोस्तों सॉरी, मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय री रोलिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट virgin or used or scrap, or by rolling material for which the metallurgical history is not fully documented or not known are not acceptable as per this standard। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, अगर कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, रोल्ड प्रोडक्ट है, अगर उसका हमें फुली हिस्ट्री मालूम नहीं है, प्रोड्यूस मटेरियल प्रोड्यूस री रोलिंग फॉर विच मेटलर्जिकल हिस्ट्री नॉट फुली डॉक्यूमेंटेड और नॉट नो, वो मटेरियल कहाँ से आया, कैसे प्रोड्यूस हुआ, अगर उसका पूरा हिस्ट्री हमें मालूम नहीं है तो फिर वो मटेरियल को IS 2062 बोलता है कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। IS 2062 वैसे मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करता है जिसका बैक हिस्ट्री मालूम नहीं है और नो डॉक्यूमेंटेड, मतलब कोई डॉक्यूमेंट उसके रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट। ऑल फिनिश्ड स्टील शैल बी वेल्ड एंड क्लीनली रोल्ड टू द डायमेंशन सेक्शन एंड मासेस स्पेसिफाइड इन फर्निश्ड मटेरियल shall be reasonably free from surface flaw, lamination, roughness, jagged edge, imperfect edge and all other harmful defect। दोस्तों
जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है मटेरियल का, जो भी हम सेक्शन रोल कर रहे हैं, वो मटेरियल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, माइनर सरफेस डिफेक्ट की बात करते हैं। तो माइनर सरफेस डिफेक्ट में बी रिमूव्ड बाय मैन्युफैक्चरर सप्लायर बाय ग्राइंडिंग प्रोवाइडिंग द थिकनेस इज नॉट रिड्यूस लोकली बाय मोर देन 4% बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड थिकनेस। दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट का, तो अगर कुछ भी डिफेक्ट है सर, कोई सरफेस डिफेक्ट है, अगर वो ग्राइंडिंग कर करके उस डिफेक्ट को सप्लायर मैन्युफैक्चरर अगर रिमूव करता है, तो उस पार्टिकुलर पोजीशन पे जो मिनिमम थिकनेस हमें रिक्वायरमेंट है उस प्लेट या मटेरियल का, उससे 4% बिलो द मिनिमम, मतलब जितना मिनिमम थिकनेस चाहिए उसका 4% हम कैलकुलेट करेंगे। अगर उतना ही रिडक्शन हुआ तो ही एक्सेप्टेबल है, नहीं तो अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सपोज मान लीजिए हमें मिनिमम 100 mm का रिक्वायरमेंट है कि 100 mm मिनिमम हमें थिकनेस चाहिए, और उसका 4% हम निकालते हैं। अगर कुछ सरफेस डिफेक्ट है 4% उसका आया था 4 mm आया। अगर थिकनेस हम मेजर करते हैं, अगर डिफेक्ट निकालने में वहाँ का जो थिकनेस है जहाँ से डिफेक्ट था, अगर 96 mm से कम हो गया, 95 mm आ गया, तो वो मटेरियल एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, द रिडक्शन इन थिकनेस बाय ग्राइंडिंग ग्रेटर देन 4% बट नॉट एक्सीडिंग 7% मे बी मेड सब्जेक्टेड टू म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन परचेजर एंड मैन्युफैक्चरर। दोस्तों अगर सिमिलरली अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, सपोज वो उसका ग्राइंडिंग करने में मैक्सिमम 4 mm नहीं 7% तक रिडक्ट हो गया, उसका थिकनेस डिडक्ट हो गया। तो अगर बात करें 100 mm का, तो अभी जो 100 mm डिफेक्ट निकालते निकालते जो मिनिमम थिकनेस था मेरा 93 mm पर आ गया। तो दोस्तों 96 से तो हमें कम एक्सेप्ट करना नहीं। अगर 93 आया, अगर कुछ परचेजर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कुछ एग्रीमेंट है, अगर वो काहे परचेजर का कुछ एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, अगर वो बोलता है तो उसको वो एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज अगर परचेजर नहीं बोलता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट विथ द परचेजर सरफेस डिफेक्ट विच कैन नॉट बी डिफीट विथ एज इन 7.2, जैसा कि 7.2 में हमने बताया दोस्तों रिडक्शन का, थिकनेस रिडक्शन का। मे बी रिपेयर्ड बाई चिपिंग और ग्राइंडिंग फॉलोड बाई वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन बाई ए म्यूचुअल एग्रीड प्रोसीजर सच डेट। दोस्तों अगर रिडक्शन ज़्यादा चला गया तो फिर कंडीशन है कि अगर परचेजर और सप्लायर के बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, तो उसको वेल्डिंग के द्वारा उस सरफेस डिफेक्ट को, वो सरफेस डिफेक्ट जो डीप हो गया, गहरा हो गया सरफेस को, उसको फील कर सकता है। बट ध्यान हमें रखना है कब, अगर परचेजर से एग्रीमेंट हो, जो उसको अगर बात करते हैं क्लाइंट और की, तो अगर क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का, तो क्लाइंट अगर एक्सेप्ट करता है तभी कॉन्ट्रैक्टर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, या थर्ड पार्टी कोई एजेंसी है या इंस्पेक्शन अथॉरिटी क्वालिटी इंजीनियर है, तभी वो मेन जो उसका ऑनरशिप जिसके हाथ में, अगर वो एक्सेप्ट करता है तभी क्वालिटी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों, आफ्टर कंप्लीट रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट एंड बिफोर वेल्डिंग द थिकनेस ऑफ द आइटम इज नो प्लेस रिड्यूस्ड मोर देन 20%। नेक्स्ट बोलता है दोस्तों कि अगर दोनों के बीच एग्रीमेंट हो तो थिकनेस अगर 100 mm से 20% रिड्यूस हो जाता है, यानी कि अगर 80 mm आ गया डिफेक्ट निकालते निकालते, तो 80 mm डिफेक्ट अगर निकालते निकालते आ गया, तो हमें क्या करना है दोस्तों, तो 20 mm रिड्यूस हो गया, 20% रिड्यूस हो गया। तो अगर परचेजर बोलता है तो उसको वेल्डिंग से वो फिलअप करेगा, फिलअप करके उसको एक्सेप्ट किया, फिलअप करके ग्राइंड करके उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट
मैक्सिमम जो होगा 80 mm, डिफेक्ट निकालते निकालते 80% एक्चुअल, अगर 100 mm की बात करते हैं तो 80 mm तक आना चाहिए। अगर 80 से घट गया थिकनेस, 79 हो गया, सपोज 78 हो गया, तो उस केस में ये वेल्डिंग वाला भी टर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, वेल्डिंग इज कैरिड आउट बाई अप्रूव्ड प्रोसीजर बाई कंपोनेंट ऑपरेट कंपिटेंट ऑपरेटर विच अप्रूव्ड इलेक्ट्रोड एंड डेट इन वेल्डिंग द वेल्डिंग इज ग्राउंड। दोस्तों जो भी होना चाहिए, जो वेल्डिंग से अगर वो बात उसको डिफेक्ट को भरता है, उसको क्लियर करता है, तो जो भी ऑपरेटर वो क्वालिफाई होना चाहिए, पर्टिकुलर जो प्रोसीजर जिस प्रोसेस से वेल्डिंग कर रहा है वो अप्रूव्ड प्रोसेस होना चाहिए, इलेक्ट्रोड अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली करने के बाद में उसको नॉर्मल थिकनेस तक उसको ग्राउंड कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों, सबक्वेंट टू द फिनिश ग्राइंडिंग द आइटम मे बी रिक्वायर्ड टू बी नॉर्मलाइज्ड, अदरवाइज हीट ट्रीटेड एज द परचेजर डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों अगर 20 mm तक रिड्यूस हो गया, ग्राइंडिंग वेल्डिंग से हो गया, तो अब वो जो एरिया है उसको पार्टिकुलर उस मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज हीट ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि ये तो अदर नॉर्मलाइज मटेरियल है दोस्तों, नॉर्मल मटेरियल है। अब उसमें वेल्डिंग किए तो स्ट्रेस्ड हो गया सॉरी स्ट्रेस हो गया, तो उसको नॉर्मलाइज हमें करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने देखा मैन्युफैक्चरर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट में क्या होना चाहिए, तो ये जो टर्म कंडीशन है उसको हमें फॉलो करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, वेल्डिंग एज मेंशन इन 7.2.1 इज नॉट परमिसेबल फॉर ग्रेड डेजिग्नेशन E250C, E275C, E300 टू E350 मटेरियल। दोस्तों साथ में ये भी हमें ध्यान देना है कि जो वेल्डिंग प्रोसीजर जो हमने ऊपर में अप्लाई किया, रिडक्शन परसेंटेज जो रिडक्शन हुआ थिकनेस उसके ऊपर में हम अप्लाई किए, वो जो प्रोसेस है वो अगर बात करते हैं सी, सब क्वालिटी सी की बात करते हैं, तो सब क्वालिटी सी E250C, E275C, E300 टू E650 मटेरियल के लिए वो जो वेल्डिंग प्रोसीजर है 7.2.1 वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, सब क्वालिटीज़ सी की बात करते हैं अगर तो। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि टेबल दिया हुआ है केमिकल, टेबल 1 एंड टेबल 2 का बारे में डिस्कशन हमने लास्ट देखा कि टेबल 2 में क्या दिया है, टेबल 1 में जो रेफरेंस मेरा था मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो हम देखते हैं टेबल 1 अगर बात करें तो हम टेबल 1 जो है मेरा केमिकल कंपोजिशन क्लॉज 5.5, 8.1 एंड 8.2। तो दोस्तों क्या है, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो जैसा आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में एक है ग्रेड डेफिनेशन, क्वालिटी, लैडर एनालिसिस परसेंटेज, मैक्सिमम कार्बन इक्विवेलेंट, मैक्सिमम मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन, जैसा आपने टॉप में दिया हुआ है दोस्तों। ग्रेड डेफिनेशन E250, सब क्वालिटी A, BR, B0 एंड C। अगर लैडल केमिकल परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन। कार्बन इक्विवेलेंट की बात करते हैं CE, मैक्सिमम मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन, आइदर सेमी किल्ड और किल्ड होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करते हैं E250 के बारे में, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर सब क्वालिटी ए की बात करते हैं तो कार्बन परसेंटेज 0.23, मैग्नीज 1.50, सल्फर 0.045, फास्फोरस 0.045, सिलिकॉन 0.40 और उसका कार्बन इक्विवेलेंट 0.42। नेक्स्ट B0 और BR और B0 की बात करते हैं तो कार्बन 0.22, मैग्नीज 1.50, सल्फर 0.05, 45, फास्फोरस 0.045, सिलिकॉन 0.40
एंड कार्बन इक्विवेलेंट 0.41। नेक्स्ट दोस्तों अगर सी की बात करते हैं सब क्वालिटी तो 0.0, कार्बन 0.20, मैग्नीज 1.50, सल्फर 0.040, फास्फोरस 0.040, सिलिकॉन 0.40 एंड कार्बन इक्विवेलेंट 0.39। दोस्तों सिमिलरली आप देख सकते हैं कि E250 सब क्वालिटी ABrB0C, E275 ABrB0C, सब E300 ABrB0C, E350 ABrB0C, E450 ABrB0C। तो दोस्तों आप बात करें अगर E275 का बात करें तो देखिए E250 और E275 में अगर हम बात करें तो Br और B0 दोनों का जो कि मेकिंग लैडल एनालिसिस होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, लगभग सेम होता है। अगर E300 की बात करते हैं दोस्तों तो A, Br और B0 तीनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, C का अलग होता है। अगर 350 का बात करें दोस्तों E350 का तो A, Br, B0 तीनों का सब क्वालिटी का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, सी का अलग होता है। सिमिलरली E450 का बात करें दोस्तों तो ABrB0 का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, सी का अलग होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें E450 E550 का तो इसमें दो ही, जैसे शुरू में ही हमने बताया इसमें 2062 में मेंशन किया हुआ है, तो 4E50 4E450 जो दो ही ग्रेड होता है, A और Br होता है। और जो केमिकल और वैल्यू जो दिया हुआ है परसेंटेज मैक्सिमम वैल्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन को हम अभी यहीं ख़त्म करेंगे और अगला इस सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। अगला सेशन में जो बचा हुआ है हमें लैडल एनालिसिस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरा कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेशन लंबा हो जाएगा। तो होप दोस्तों आप लोग को जनरल IS 2062 क्या एक्सप्लेन करता है, स्कोप क्या है उसका, टर्मिनोलॉजी क्या है और कौन कौन सा IS सेक्शन को रेफ़र करता है, उसके बारे में तो जनरल आइडिया आ गया होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्त, जनरल आइडिया आप लोग के बीच में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं हम एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।